कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 300। इतना वैसे जज्बा है आप पढ़ने का 300 लेक्चर पढ़ लें? ओके अच्छा जी, पेज नंबर 498, पेज नंबर 498, क्वेश्चन 43, पेज 498, क्वेश्चन 43, 498, क्वेश्चन 43। समाद कॉरपोरेशन, चलें बातें हो गई हैं बस। समाद कॉरपोरेशन सप्लाइज स्पेशलाइज्ड मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल कंसर्न्स। समाद वाले स्पेशल मटेरियल बेच रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। तो स्पेशल मटेरियल मिसाल के तौर पे हो सकता है कोई पंखे बनाने वाली मोटरें बेच रहे हो, जीएफसी को भी, रॉयल फैन को भी, किसी और को भी। कुर्सी दे दो, तो कुर्सी दे दो दुल्ला। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ। नंबर 1, सेल ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग ₹3 मिलियन टू एबी लिमिटेड। हम कौन है? समाद। हमने किसको मटेरियल बेचा है? एबी को। इट हैज बीन एग्रीड दैट, और ये तय पाया है, डेट एबीएल वुड सेटल द ट्रांजेक्शन। एबीएल पैसे देगी बाय पेइंग ₹1.5 मिलियन इन कैश। 1.5 मिलियन वो कैश में पे करेगी, एंड द बैलेंस अमाउंट बाय वे ऑफ अलाउइंग एससी टू यूज एबीएल्स इंपोर्ट कोटा। और जो बकाया पैसे होंगे उसमें हम उनको इजाजत देंगे कि एबीएल वाले हमें पैसों की बजाय इंपोर्ट करने का इजाजत नामा देंगे। बहरहाल हम जो चीज बेच रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस 3.5 मिलियन है। अब हमने देखना यह है मोहतरम कि इस मिसाल में सेलर कौन है, और फिर सेलर की बुक्स को लेके हमने आगे चलना है। तो सेलर बता दें जी कौन है? समद कॉरपोरेशन। इसके पास से जा क्या रहा है, आ क्या रहा है? इसके पास से जा रहा है मटेरियल, और इसके पास आ रहे कैश और इंपोर्ट का इजाजतनामा। ये जिसे इंपोर्ट लाइसेंस कह सकते हैं, इंपोर्ट का इजाजतनामा। दो, एक चीज आ रही है इसके पास से मटेरियल, और इसके पास से दो चीजें आ रही हैं। नंबर 1 कैश आ रहा है, और नंबर 1 कैश एंड नंबर 2 इंपोर्ट का इजाजतनामा इसके पास आ रहा है। अब सवाल यह है कि हमने जाने वाली चीज को देखना है या आने वाली चीज को देखना है। तो उसमें हमने बात की थी जो चीज जा रही होगी उसकी ओपन मार्केट प्राइस को देखना है, ना कि जो चीज आ रही हो। तो जो चीज जा रही है उसकी ओपन मार्केट प्राइस को देखना है, ना कि जो आ रही है उसकी ओपन मार्केट प्राइस को। तो जा रहा है हमारे पास से मटेरियल, इसलिए इसकी कॉस्ट ढूंढूं या फेयर वैल्यू ओपन मार्केट प्राइस ढूंढूं। तो ये 3.5 विल बी टेकन एज वीओएस। तो 3.5 इज वीओएस, नोट करो। तो एबीसी ने समाज को कहा है थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी इंपोर्ट करने की इजाजत ले लो, हमें तुम मटेरियल दे दो। तो समाज ने कहा अच्छा ठीक है, हम मटेरियल दे देते हैं। क्या ऐसे हाथ करके बैठे हो? किताब निकालो, रजिस्टर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, बॉल पेन निकालो। कैसे कैसे लोग आते हैं इसकी करने? तो देख रहे हैं, शो देख रहे हैं। कायदा तो नहीं ऐसा सोचा था पाकिस्तान के बारे में। अच्छा जी, चलें आगे, अगला पॉइंट पढ़ें जी। रिलैक्स हो जाएं, कल सेल्स टैक्स सुना जाएगा, विश्वास से याद ना करें, कल इंशाल्लाह। पॉइंट 2 पढ़ें जी, पॉइंट 2। हाँ जी बताएं, वीओएस बताएं। कितनी आ रही है? और भाई वीओएस बता दें। वेल डन, वेल डन। दो लोगों ने बता दी है 7.36, बाकी अभी तक कैलकुलेटर ही निकाल रहे हैं। ये फर्क होता है यार आप में और बाकी लोगों में पेपर करने में। और ये ना पूछा करें ये पेपर इन लोगों के पास हो जाते हैं, हमारे क्यों नहीं होता? आप सेटिंग के अंदर ही 15 मिनट लगा देते हैं, और अगला बंदा काम करके फारग बैठा होता है। सप्लाई ऑफ मटेरियल टू डीएमएल। डीएमएल को हमने मटेरियल सप्लाई किया है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 6.8। इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ड्यू टू पर्टिकुलर रिलेशन, क्योंकि वो हमारे चाचे के फूफे के पुत्र था, डीएमएल हैज बीन अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15%। हमने उसे स्पेशल डिस्काउंट दे दिया 15%। तो फेयर वैल्यू चीज की 100 है, तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है 15%। $85 इज डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस।
तो सेल ऑफ मटेरियल टू डीएमएल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 6.8 ड्यू टू खास रिश्तेदारी, हमने ये उसको बेचा है। आप दोनों एंड पे जाके खड़ी हो, एंड पे ड्यू टू खास रिश्तेदारी की वजह से डीएमएल हैज बीन अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15%। डीएमएल को स्पेशल डिस्काउंट दिया गया 15% का, एज अगेंस्ट नॉर्मल डिस्काउंट ऑफ 8%, अगेन नॉर्मल डिस्काउंट के अगेंस्ट। इसका मतलब है आम हालात में जो डिस्काउंट होता है वो 8% होता है और चीज 92 पे बिकती है। ये मैंने परसेंटेजेस में बात की है, अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। रुपीज 6.8 मिलियन अगर 85 पे पड़ा हुआ है तो मुझे 92 दे दो। थोड़ा सा जरा सोच लें, फिर जिनको समझ नहीं आया मैं एक और तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता हूं। 6.8 इज डिस्काउंटेड प्राइस, याद रखिएगा, और इस पे 15% डिस्काउंट मिला हुआ है, यानी ये फिगर 85 पे पड़ी हुई है। इस 85 वाले को हमने 100 पे नहीं लेके जाना, इस 85 वाले को हमने 90। जिनको ये तरीका पसंद नहीं आया वो फिर इधर देख लें, पहले फिर फेयर वैल्यू निकालने चीज की। 6.8 अगर 85% है तो 100 वाली चीज कितने की होती? 8 की। अब आप वीओएस निकालें एक और तरीके से, फेयर वैल्यू माइनस 8% डिस्काउंट 7.36। सब लिखा हुआ है कैसे किया। पहले हमने फेयर वैल्यू निकाली है, 100 पे ले गए हैं, पहले 100 पे ले गए हैं, यानी 85 को 100 पे ले गए हैं। फिर जो है वो हमने उसमें से 8% डिस्काउंट माइनस कर दिया। दो भी तरीका आपको है। एनओटी शेनोटी क्या हो गया? एनओटी तो कोई ऐसी एनओटी कहां से आ गई? अच्छा नोट करें, सिंपल सी कैलकुलेशन, दोनों तरीके से जवाब सही है। कितनों को नीचे वाला समझ आया, कितनों को ऊपर वाला समझ आया? तीसरे किस्म के अगर कोई लोग बैठे हुए हैं तो वो बस चुप कर जाए फिर। जी मोहतरम खड़े रहें, बैठना नहीं आपने। आप एंड से 2 स्टूडेंट्स आगे आ जाएं, बस बैठ जाएं आप हाइब्रिड में। मोहतरम आप पिछली रो में जाके खड़े हो ताकि आपके पीछे बैठे वालों को नजर आए। आप लोग जल्दी आए ना, वो उसने फिर ओके चलो भाई आप पीछे जाके खड़े हो जाओ, 15 मिनट बैठ जाना खुद ही। चलो घड़ी 15 मिनट आगे होगी, बैठ जाओ। ओके अब मोहतरम अगला पॉइंट खुद ही कर लीजिएगा, वो आसान से 3। इससे क्या हो गया? मजा लग गया, तुमने लगाई है? अच्छा आ गए हैं बच्चे? ये आपके साथ वाला बच्चा आ गया? ये इतवार को भी नाक में दम करके रखता है, फोन पे मैसेज पे ये वो पढ़ ही नहीं जा रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ के लौटना चाहिए होती है। सिंस हाउ लॉन्ग यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अच्छा जी चैप्टर 21 में आए, चैप्टर 21 पेज नंबर 476। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है आरजी रजिस्ट्रेशन का। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है जो ये दावा करता है कि मैं मशीन इंपोर्ट करने वाला हूं तो मुझे रजिस्टर कर दो एज अ मैन्युफैक्चरर, तो गवर्नमेंट कहती है कि मैन्युफैक्चरर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए आपको प्लांट की तस्वीर भेजना शर्त है। इसी चला देंगे वाला, ये वाला भी, जब तक आप प्लांट की तस्वीर नहीं भेजेंगे तब तक हम आपको रजिस्टर नहीं करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर को प्लांट की तस्वीर भेजना शर्त है, अगर वो ये 26 पर रखिएगा, मैन्युफैक्चरर को प्लांट की तस्वीर भेजना शर्त है अगर वो अपने आप को रजिस्टर करवाए।
लेकिन अगर उसके पास प्लांट अभी नहीं आया और वो इंपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी सूरत, बैठ जाओ भाई, तो ऐसी सूरत में भी वो इंपोर्ट प्लांट करने के दौरान जो प्रोसेस चल रहा है उसमें भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली उसको फिर ये रिलैक्सेशन होगी कि वो प्लांट की तस्वीर ना भेजे, क्योंकि अभी तक प्लांट तो पाकिस्तान में भी नहीं आया, तो इंस्टॉल कहां से हुआ होगा। हाँ, अब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या होगा? फायदा इसको ये होगा आरजी रजिस्ट्रेशन का कि अब जहां भी जाएगा सेल्स टैक्स वाले, कस्टम्स वाले इसको तंग नहीं करेंगे, हर कमरे में एंटर होने दिया जाएगा, सेल्स टैक्स के जितने भी अफसर हैं उनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा, तो हर जगह आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि आप आरजी तौर पर क्या हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं। तो फॉर्मेलिटीज जरा आसान हो जाएंगी अब आपके लिए, ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेंगे आपको। तो जो बंदा प्लांट इंपोर्ट कर रहा हो और अगर अभी प्लांट इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट कर रहा है, तो उस बंदे को आरजी तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। ये 5 लाइनें हैं, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आप हाईलाइट कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या जमा करवानी है? एप्लीकेशन। फॉर व्हाट पर्पस? उसके बाद पॉइंट 2, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड, द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी। अब आप मशीन भी मंगवा लें एंड रॉ मटेरियल, इंजन वगैरह भी मंगवा लें गाड़ी बनाने के लिए, वो मर्जी आपकी, बस चीजें मंगवाना शुरू कर दें। नो इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आरजी रजिस्टर हो गए तो आपने रिटर्न जमा नहीं करानी। यू आर सपोज टू फाइल अ रिटर्न, आपने रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, लेकिन आपको सेल्स टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा, सेल्स टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड क्यों नहीं मिलेगा ये भी मैं बताता हूं। आपका रिफंड रोक लिया जाएगा, कोई अगर बनता हुआ, जैसे ही सामान आपका आ जाएगा मशीनें वगैरह, तो फिर इंशाल्लाह आपको रिफंड भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बस इसने एक ऐसी बात लिख दी बीच में। तो 5 बातें बता देंगी क्या? एप्लीकेशन देनी है, आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा, आप प्लांट इंपोर्ट कर लें, आप रिटर्न जमा करवाएं, रिफंड जरा सब्र कर जाएं, अभी टेम्परेरी से फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाएं, फिर आपको रिफंड हुए वो भी हम दे देंगे, कोई मसला नहीं। नहीं मिलेंगे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के दौरान, फंड नहीं मिलेंगे, रिफंड नहीं मिलेंगे। उसके बाद पुराने वाले सारे मिल जाएंगे। ये अभी आगे पढ़ूंगा तफसील सारी। ये आपके आगे वाले भाई ने हाथ बांधे हुए, जरा देखो इन्होंने किताब पे हाईलाइट या अंडरलाइन कर ली है, चीजें डब्बा बना ली साथ साथ। गुड। कैसा गुजरा संडे? पढ़ के जबरदस्त, जैसा सोचा था वैसा पढ़ा या उससे ज्यादा पढ़ा? क्यों कम? क्या मतलब क्या? यार मुझे नहीं समझ आती कम का क्या चक्कर है। अब खुला टाइम होता है, 1.5-2 घंटे में बंदा आज वाला काम कर लेता है, कुछ 4.5-5 घंटे में आप आज वाला सारा काम करके फारग बैठे होते हैं। उसके बाद आगे 3 घंटे पिछली रिवीजन शुरू करते हैं। अब तो चीज़ें खत्म करने का टाइम है, अब तो इधर उधर का टाइम नहीं है। रिलैक्स क्या, 6 घंटे नींद काफ़ी है, और क्या रिलैक्स होना है। वो तो अपने जिस्म पे फिर जितना मर्जी उसको सहल पसंद बना लो, वो उतना ही बन जाएगा। अजीब बात है। वेयर अ मैन्युफैक्चरर फाइल्स एप्लीकेशन फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, जहां एक मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जमा कराए एज अ मैन्युफैक्चरर विदाउट इंस्टॉलिंग मशीन इंपोर्ट किए बगैर, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिनों के लिए इसको आधी तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। इफ ही फर्निशेज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड, इसने तस्वीर देनी है मशीन की या लिस्ट ऑफ मशीन टू बी इंपोर्टेड देनी है? तो बताएं जी, तस्वीर का अल्टरनेट लिस्ट ऑफ मशीन टू बी इंपोर्टेड देनी है। जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं वो तो प्लांट मंगवा के अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। अगर तुम्हें पहले शौक चढ़ा हुआ है तो फिर तुम क्या जमा करवाओ? लिस्ट ऑफ मशीन टू बी इंपोर्टेड अलॉन्ग विद गुड डिक्लेरेशन। गुड डिक्लेरेशन का इधर मुश्किल सा नाम एक और आ गया, बिल ऑफ लीडिंग। अच्छा, ये क्या मतलब है? शेल बी अलाउड आरजी रजिस्ट्रेशन फॉर 60 डेज। आरजी रजिस्ट्रेशन आपको कितने महीने के लिए मिलेगी? सिर्फ 2 महीने के लिए, 60 डेज के लिए आपको आरजी तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। उस दौरान आपने प्लांट मंगवा लेना बस 60 दिनों में। The temporization shall be allowed by computer system within 72 hours of filing of complete application. एप्लीकेशन देने के 72 घंटे में आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। ये क्या बात हुई? 72 घंटे या 60 दिन? आप दोस्त को जैसे अपने फोन करके कहें मैं 5 घंटे तुम्हारे शहर में पहुंच रहा हूं, 5 घंटे के अंदर तुम्हारे शहर में पहुंच रहा हूं अगले 10 दिन के लिए, तो दोस्त कह दे मैं कहीं जा रहा हूं। अच्छा, तो अब इससे क्या मतलब है? मैं 5 घंटे में, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा ना कि भाईजान मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूं, तो उसने कहा ओके एंजॉय यार। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं, आ गया जमाना शायद ऐसा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप जो है वो ये किसी को कहें मैं 5 घंटे में 10 दिन के लिए आ रहा हूं, तो फोन तो आपका बंद हो जाएगा फौरन, लेकिन इसका मतलब क्या है? 5 घंटे पहुंचने में लगेंगे, 10 दिन फिर उधर रुकेंगे। तो इधर क्या लिखा हुआ है? 72 घंटे में आपको रजिस्टर किया जाएगा। कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए। 60 दिनों के लिए। पॉइंट नंबर 3, द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी। अब आप जल्दी जल्दी क्या इंपोर्ट करें 60 दिनों में? बीन बजाएं बैठ के सड़क पे, प्लांट इंपोर्ट करें एज अ मैन्युफैक्चरर। लेकिन 2 काम आपने और करने हैं। सॉरी, एक काम, इफ यू सबमिट टू द कस्टम अथॉरिटीज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ टैक्सेस। अगर आप कस्टम अथॉरिटीज को पोस्ट डेटेड चेक जमा करा दे टैक्स का। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है?
मिसाल के तौर पे आप कॉलेज वालों को जाके कहें कि ये जो है वो पकड़ लें, आप मेरे से चेक पकड़ लें, जून 2025 की अटेम्प्ट में मैंने सरासिफ से ऑडिट पढ़ना है, तो ये इसका चेक कभी ले लें आप। तो आप कॉलेज वाले उसको इन कैश तो करा नहीं सकते, क्योंकि जून 25 तक बैंक को प्रेजेंट करेंगे तभी ऑनर होगा। इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। आप शहबाज शरीफ को 2030 का चेक बना के दे दें कि 1 करोड़ रुपया मेरा टैक्स होगा, इनकम फिर सोच लो मेरी कितनी होगी, तो 1 करोड़ का चेक अभी बना के दे दें, इसे क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो ये जो है पोस्ट डेटेड चेक क्या है कि आप हुकूमत को कहेंगे कि जनवरी में मैंने आर्जी तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और फरवरी में 20-25 फरवरी तक 60 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह मेरा प्लांट आ जाना है, तो 25 फरवरी की तारीख डाल के आपने उनको चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक देने आपने किसका? टैक्स का। और वो जिस दिन फिर चेक का तारीख आएगी वो जमा करवाएंगे और चेक इन कैश हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने येलो में लाइन हाईलाइट की है, इसमें और ऊपर वाली येलो वाली लाइन में क्या फर्क है? हाँ, ऊपर वाली में था आपने जब आरजी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने उन्हें कहना है कि मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड मेरी ये है, लेकिन अब 60 दिनों के अंदर अंदर किसी भी दिन आप चले जाएं, चाहे 60वें दिन ही मशीनरी इंस्टॉल करा के जाएं आप उनके पास। अब आप क्या करें? एक लिस्ट दोबारा भेजें, वो होगी लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड। अगर ये आपने उनको लिस्ट जमा ना कराई 60 दिनों तक, तो 2 आपको सजाएं मिलेंगी, क्योंकि आप टू बी इंस्टॉल का चक्कर नहीं लगे, आप जल्दी जल्दी इंस्टॉल करें। हो सकता है आपका प्लांट बेचारा लेट हो गया मंगवाते, तो अब आप भुगते सजाएं। 2 सजाएं। नंबर 1, एक तो आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर दी जाएगी? डिसेबल। और दूसरा, पोस्ट डेटेड चेक क्या करवा लिया जाएगा? इन कैश। यानी आपने हुकूमत को 1 जनवरी को रजिस्टर करवाया था जाके और कहा था 28 फरवरी तक इंशाल्लाह प्लांट आ जाएगा 60 दिनों में। 28 फरवरी को जो हुकूमत आपका चेक इन कैश करवा लेगी, प्लांट आप चाहे लेट भी आए तो आपको दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपका टैक्स हुकूमत के पास पहुंच जाएगा। तो 2 सजाएं बताएं 60 दिनों में प्लांट ना मंगवाने की। रजिस्ट्रेशन डिसेबल और चेक इन कैश हो जाएगा। अ पर्सन होल्डिंग आरजी रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन होल्डिंग शेल फाइला। जनवरी फरवरी के महीने की रिटर्न आपने जमा करानी है, ये रिलैक्सेशन कोई नहीं है, रिटर्न जमा करवाएं आप। बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस, मतलब बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस। जाहिर बात है भाई, अभी प्लांट आया नहीं तो चीजें बनी नहीं, तो चीजें बनी नहीं तो इंजन भी आना होगा, प्लांट भी आना होगा, आएंगे तो फिर चीजें बनेंगी, जब बनेंगी तब बिकेंगी, फिर सेल बुक होगी। अभी तो आपकी सेल हो ही नहीं रही, तो इसलिए आपको सेल करना मना है। तो लिखें 60 दिन प्लांट मंगवाने का, और आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा बस हर जगह। अच्छा लिखें जी, इन 60 दिनों में आप सेल्स नहीं कर सकते। इन 60 दिनों में आप सेल नहीं कर सकते, यानी होंडा वाले आप गाड़ियां बेच नहीं सकते। लेकिन अगर होंडा वाले वो जो इंजन इंपोर्ट किए वही बेचने लग जाएं, ये भी तो कर सकते हैं आप, रॉ मटेरियल ही अपना बेचने लग जाए। हालांकि रॉ मटेरियल आपने सोचा था प्लांट में इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बेचूंगा, लेकिन आप रॉ मटेरियल ही बेचने लग जाए, तो फिर लिखें। लेकिन अगर आपने इंजन टोयोटा को बेच दिया, लेकिन अगर आपने इंजन टोयोटा को बेच दिया, इंजन ही बेचेंगे ना आप, तो गाड़ी तो बनेगी हमसे। अगर आपने इंजन टोयोटा को बेच दिया, आपसे मुराद होंडा लिखें, अगर आपने इंजन टोयोटा को बेच दिया तो टोयोटा का इनपुट डेड हो जाएगा, तो टोयोटा का इनपुट डेड हो जाएगा। एहतियात तो यह है कि आप 60 दिन सेल ना करें कुछ, क्योंकि अभी मशीन नहीं आई, मशीन लगी नहीं तो सेल क्या करनी है। लेकिन अगर आप फिर भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं और आप सेल करते हैं, तो फिर इसकी सजा क्या मिलेगी आपको? आपको जो सजा मिलेगी वो छोड़ें, आपके बायर को क्या सजा मिलेगी? उसका इनपुट डेड हो जाएगा। इनपुट क्या होता है? परचेज। अ पर्सन होल्डिंग आरजी रजिस्ट्रेशन शेल फाइल अ मंथली रिटर्न बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, और अगर आप सेल कर दें, नो इनपुट शेल बी एडमिसिबल टू हिज बायर। ये फोन पे बात करें या वैसे मुराकबे में गया हुआ है? मुराकबे में गया हुआ है। अच्छा, तो आपके बायर्स को इनपुट अलाउ नहीं होगा। अच्छा वैसे मुझे बताएं, अगर कोई अच्छा बच्चा है जो जनवरी फरवरी में सेल भी नहीं कर रहा, तो फिर उसका आउटपुट कितना होगा? 0। इनपुट में तो इंजन और प्लांट वगैरह मंगवाना शुरू कर दिया उसने, ये इनपुट अब आपको रिफंड नहीं होगा,
ये जो 0.6 हमने आखिरी पढ़ा था, ये इनपुट आपको रिफंड नहीं होगा, बल्कि 180 को आप कैरी फॉरवर्ड कर लें, और कैरी फॉरवर्ड करके मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जैसे जैसे चीजें बिकना शुरू हो जाए वैसे वैसे पुराने इनपुट माइनस करना शुरू हो जाए। अभी नोट ना करें, पहले पढ़ें। नो सेल्स टैक्स रिफंड शेल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्परेरी, इस अरसे में रिफंड नहीं मिलेगा आपको, चेहरे ऊपर रखें। एंड इनपुट में बी कैरिड फॉरवर्ड टू द रिटर्न फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स मंथ्स, अगले महीनों में जाके इसको माइनस कर लें। नोट करें। अब्दुल्ला, ये सुबह वाली क्लास में भी और अभी वाली क्लास में भी शायद कुछ फिजिकल वे लोग इसलिए हाइब्रिड में जाके बैठे हैं कि आज सुनना है, तो इन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करना है आज। सुबह वाली क्लास में तो काफ़ी ज़्यादा थे। ओके चलें जी आगे। अब वो हाइब्रिड वालों ने भी एक जगह अपनी फिक्स की होती है, वहाँ पे बैठना होता है, आप लोग तो जाके अजीब वैसे। चलें जी, मेन पॉइंट जरा जल्दी जल्दी दोहरा दें क्या है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है सेल्स टैक्सेशन के लिए। दूसरा, आपको टेम्परेचर इशू हो जाएगी, अब आप प्लांट और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और पोस्ट डेटेड चेक भी जमा करवाएं, पोस्ट डेटेड चेक उनको दे के आएँ। इसके बाद आप महीने के रिटर्न भी जमा कराते रहे नॉर्मल तरीके से, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा, बस ये बात है। अच्छा, पॉइंट 6 में अगले से आज एक न्यूमेरिकल करना है हमने। अच्छा, आज 2 न्यूमेरिकल आपके होमवर्क हैं। एक न्यूमेरिकल तो नहीं है, मैंने कहा भी भूल ना जाए, कलियां हैं। पेज 525 क्वेश्चन 4 निकाल लें जरा पहले। पेज 525 पे क्वेश्चन 4 एक चीज भी लिखवानी है वहां, पेज 525 पर क्वेश्चन 4। अच्छा, इसमें दूसरा तीसरा कॉलम मेरे ख्याल से कुछ करना नहीं है इसका, लेकिन पहले कॉलम से ना सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, फिर दूसरे तीसरे कॉलम में नजर मारिएगा ये दे क्या रहा है आपको डाटा। दूसरा तीसरा कॉलम इग्नोर करके पढ़ना है। कोई 30 लाख, 5 लाख, 10,000, 35 लाख, 10,000 टाइप डाटा दे रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से तो हम एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स वाले डेटा से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा जरा पहले, इससे सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका, बाकी वाला जरा देखिएगा उसने क्या देने की कोशिश की है। और एक और छोटा सा सवाल, 2-4 लाइनों वाला देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया वह, कितने भाई तू डब्बा सा बना हुआ है, 2 डब्बे बने हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन 9 ये छोटा सा क्वेश्चन 9 कर लीजिएगा। ज़ैनब इज रिटर्न सेल्स टैक्स एक्ट 1990, पेज 527। अच्छा, इसमें एक आपको इश्यू आएगा, उसका जवाब बस मुझे दे दें। एग्जेम्प्ट गुड्स अगर एक्सपोर्ट हो जाएं तो उसे वर्किंग टू में आप एग्जेम्प्ट सेल में डालेंगे या जीरो रेट सेल में? एग्जेम्प्ट चीजें एक्सपोर्ट हो जाएं, एक्सपोर्ट में डालेंगे, एक्सपोर्ट में डालेंगे। लिख लें, एग्जेम्प्ट चीजें अगर एक्सपोर्ट हो जाएं तो ये जीरो रेट सेल है। एग्जेम्प्ट चीजें अगर एक्सपोर्ट हो जाएं तो ये जीरो रेट सेल है। अच्छा, टेस्ट में वो जो डिस्कशन उसी तरह की आई हुई थी चीजें जैसे भी हमने समाज वाले में पढ़ी हैं। टेस्ट में एक दो एडजस्टमेंट आई हुई थी इस तरह की जो सुबह सुबह की हैं। डिस्काउंट वाली भी थी टेस्ट में। अच्छा, ये थोड़े से यस का मतलब होता है कि थोड़ा सा ने जरा लिफ्ट कराइए टेस्ट को, बाकी कह रहे हैं एक ही दफ़ा आई को जाके देखेंगे। हाथ होगी यार, शेर के मुंह में अभी से हाथ डालने की आदत डालेंगे तो जिस दिन हाथ डालने का मौका आएगा सही तरह डालेंगे ना। ओके, वापस आ जाए, हम सवालियाँ कर लेंगे छोटी छोटी टाइम निकाल के। पेज 477 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सेशन। सर उमेर का पैगाम आया कि बच्चों को अनाउंस कर दें कि आज के होमवर्क में पास्ट पेपर 5 और अर्निंग पर शेयर का भी करना है। पास्ट पेपर 5 ऑफ अर्निंग पर शेयर का भी करना है, इसका मतलब और भी दिया होगा होमवर्क। ओके, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा भैया, आइंदा हम ऐलान के पैसे लेंगे अब, ये सर उमेर को बता दो, या फ्री में नहीं ऐलान होंगे। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पढ़ें जी, शुरू करें। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पॉइंट 1, इसको पहले मैं एक डिफरेंट तरीके से पढ़ता हूं, फिर इधर से भी पढ़ लेंगे। अगर एक बच्चा है, पर्सन से मुराद बच्चा होगा, कमिश्नर से मुराद अम्मी होंगी। अगर एक बच्चा है जिसके लिए रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है, यानी बच्चे का स्कूल जाना जरूरी है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा, तो अम्मी में इशू नोटिस, अम्मी उसके कमरे में नोटिस भेजेंगी, तो सच बच्चा उसके कमरे में नोटिस भेज दिया जाएगा। अगर अम्मी को रिप्लाई आ जाए उस बच्चे की तरफ से जिसमें वो बच्चा लड़ रहा हो कि मुझे रजिस्टर ना करो,
तो अम्मी शेल पर्सनली हियर द केस, तो अम्मी कहेंगी बेटा मेरे कमरे में आ जाओ, किचन में आके मेरी बात सुनो। देन अम्मी मे पास एन ऑर्डर फॉर जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन, और अम्मी उसको फिर जबरदस्ती रजिस्टर कर देंगी, स्कूल में डाल देंगी, और इस ऑर्डर की कॉपी उसके कमरे में भेज दी जाएगी और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर दिया जाएगा कि मेरा ये बेटा आज के बाद स्कूल पढ़ रहा है। लेकिन एक बच्चा गंदा बच्चा हो और डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नोटिस, अम्मी के कहने के बावजूद भी नोटिस का रिप्लाई ना करे, तो ऐसी सूरत में अम्मी उसको जबरदस्ती पकड़ के कंप्यूटर सिस्टम के जरिए स्कूल भेज देंगी और उसके कमरे में कोरियर सर्विस के जरिए नोटिस लगा देंगी कि बेटा तुम्हें स्कूल भेज दिया गया है। जो बच्चा जबरदस्ती तौर पे स्कूल पहुंच चुका है, अब इसने सारे स्कूल के लॉस को फॉलो करना है, और अब अगर वो स्कूल के लॉस को फॉलो करने से इनकार कर दे तो अम्मी उसको इशू करेंगी नोटिस के बेटा अपनी कॉपी पेंसिल लेके मेरे पास आओ और खुद आना, अपने एजेंट को ना भेजना, ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क देखूं तुम कर क्या रहे हो। लेकिन अगर बाद में पता चले कि बच्चा बहुत ही छोटा था जिसके लिए रजिस्टर कराना जरूरी नहीं था बट गलती से भेज दिया गया था किसी एरर की वजह से, तो अम्मी फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देंगी और कंप्यूटर के जरिए वापस बुला लेंगी। लेकिन अब उसने कोई होमवर्क नहीं करना, कोई क्लास वर्क नहीं करना, कोई उसने कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहे घर में, चिल मारे। लेकिन अगर उसने कोई होमवर्क पहले से कर लिया वो अम्मी को दिखा दे, बस ये आसान। तो इस तरह चल के आज सेल्स टैक्स खत्म कर लेते हैं। अच्छा चलें जी पढ़ें। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी, जी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कौन कौन है जरा? ये लोग मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, बड़े रिटेलर और वो सारी डिटेल। तो जो बंदा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है और अपने आप को क्या नहीं करा रहा, रजिस्टर नहीं करा रहा, तो उसे बच्चे की तरह पकड़ें और रजिस्टर कर दें। इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड डज नॉट अप्लाई फॉर इट, और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, द कमिश्नर में इशू अ नोटिस, कमिश्नर उसके नोटिस भेजेगा। अब बच्चे दो हो सकते हैं, एक अच्छा बच्चा एक बुरा बच्चा। इफ कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन, अगर कमिश्नर को रिप्लाई आ जाए उस बंदे की तरफ से जिसमें वो कॉन्टेस्ट कर रहा हो कि मुझे रजिस्टर ना करो, लड़ रहा हो कि मुझे रजिस्टर ना करो, कमिश्नर कहेगा कोई मसला नहीं यार, रिलैक्स, लड़ क्यों रहे हो, मेरे पास आके आराम से बैठ कर तमीज से बात करो, ही शैल पर्सनली हियर द केस, कमिश्नर आपका केस सुनेगा। देन ही मे पास एन ऑर्डर फॉर जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन, कमिश्नर फिर ऑर्डर पास कर देगा कि इसको जबरदस्ती रजिस्टर कर दो। कॉपी ऑफ ऑर्डर शेल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन, एक कॉपी उसको भी दे दी जाएगी, और ऑर्डर शेल बी एंटर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, एफपीआर कंप्यूटर सिस्टम एंटर कर दिया जाएगा कि इस बंदे को क्या कर दिया गया, जबरदस्ती। लेकिन अगर बंदा लिफ्ट ही ना कराए कमिश्नर के नोटिस को, तो फिर कमिश्नर जबरदस्ती उसको रजिस्टर कर देगा कंप्यूटर सिस्टम के जरिए, और उसको कोरियर सर्विस के जरिए बता दिया जाएगा, परवाना उसके घर पहुंच जाएगा कि यू आर नाउ रजिस्टर्ड। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको पूरे लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप लॉ को अधूरा फॉलो करें। लेकिन अगर आप लॉ को फॉलो ना करें तो कमिश्नर दो काम करेगा। नंबर वन, आपको कहेगा अपने रिकॉर्ड्स लेके आ जाओ, रिकॉर्ड्स वही जो रिकॉर्ड्स का चैप्टर पढ़ा था, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, पता नहीं क्या क्या, बिजली के बिल, वो सारे रिकॉर्ड्स लेके आ जाओ। एंड रिक्वायर हिम टू अपीयर इन पर्सन, और खुद आना, अपने एजेंट को ना भेजना। क्या करना है कमिश्नर, तुमने मुझे चंडे मारनी है? नहीं, टू असेस द सेल्स टैक्स, मैंने तुम्हारा सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है बस। लेकिन अगर बाद में पता चले कि बंदा वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट गलती से रजिस्टर्ड, तो कमिश्नर के लहजे में नरमी आ जाएगी, भाई सॉरी यार, सॉरी मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ सर, नहीं भाई प्लीज सॉरी यार, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ। नहीं आपने कोई टैक्स नहीं देना ना, नहीं सर कोई पेनल्टी, नहीं आपसे पेनल्टी है सर, कोई लेट पेमेंट पे ना यार ऐसी बात ना करें, जाए यार, सॉरी यार हमने आपको रजिस्टर कर दिया था, आप तो कॉटन जाए जा, तो नॉट पे। लेकिन अगर तूने 100 वाली चीज 117 में हमारे कहने पे बेच दी थी तो वो 17 हमें दे दे, वो दे दे हमें, वो ना ले रख अपने पास। अगर हमारे प्रेशर में आके तूने कुछ चीजें 117 की बेच दी हैं तो उसका 17 हमें दे दे। लेकिन अगर आप साबित कर दें कि मुझे कस्टमर मिल सकता है, मैं उससे वापस कर सकता हूं पैसे, तो फिर ठीक है। ये याद है सेक्शन 3B, तो लिखें, अगर आखिरी लाइन का मतलब लिखा रहा हूं, however, अगर आपने कोई चीज 117 में बेच दी है फिर उसका 17 गवर्नमेंट को दे दें। अगर आपने कोई चीज 117 में बेच दी है तो फिर उसका 17 गवर्नमेंट को दे दें। Change in particulars of registration on its own, बंदा खुद या कमिश्नर के कहने पर, कमिश्नर के पता चलने पर। हेडिंग से आपको पता चल गया होगा, चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके चेंज हो गए हैं। क्या मतलब है इस बात का? इन केस ऑफ देयर इज अ चेंज इन नेम, कई दफा लोग कहते हैं आज के बाद मुझे शीदे की बजाय मन्ना कहकर पुकारा जाएगा।
इन केस ऑफ चेंज इन नेम और चेंज इन एड्रेस, मैं पत्तों की से शिफ्ट हो गया हूँ चीचों की मलिया में, एंड अदर पर्टिकुलर्स इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेरा बैंक अकाउंट चेंज हो गया है और सब कुछ, द पर्सन शैल बता इन कंप्यूटर सिस्टम विद इन 50 डेज 14 डेज ऑफ चेंज। इन 14 डेज ऑफ चेंज का क्या मतलब है? चेंज से पहले बताना है या चेंज तब्दीली के बाद बताने की तब्दीली आ गई, या तब्दीली से पहले बताने की तब्दीली आने वाली है? तब्दीली के बाद बताने की तब्दीली आ गई है। तो 14 दिनों के अंदर अंदर आपने बता देना कि अल्लाह का शुक्र है अब तब्दीली आ गई है। तब्दीली आने के बाद पॉइंट 4 2 3 छोड़ें। लेकिन अगर आप नहीं बता रहे और कमिश्नर को पता चल गया तो द कॉमी में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर इंक्वायरी मेक मॉडिफिकेशन इन द, तो फिर कॉमी आपके रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई खुद ही कर देगा। तो इधर लिखा हुआ था पर्सन शैल नोटिफाई और इधर लिखा हुआ है कॉमी में, पर्सन शैल कॉमी में, पर्सन शैल कॉमी में, पर्सन शैल कॉमी में, पर्सन में कॉमी शैल। ये तो नहीं जानबूझ के किया है, ये जो लाटे ऊपर कर लो, अंदर इसको कर लो। अच्छा तुम्हें कैसे पता है? अच्छा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अगर चेंज अप्रूव हो गई है तो कंप्यूटर सिस्टम से आपको नया सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर चेंज अप्रूव हो गई है आपके नाम की तो कंप्यूटर सिस्टम से आपको नया सर्टिफिकेट आ जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ चेंज होगी जिस दिन आपने चेंज के लिए अप्लाई किया था। इफेक्टिव डेट वो होगी जब आपने चेंज के लिए अप्लाई किया था, या इफेक्टिव डेट वो होगी जब आपके घर रिवाइज सर्टिफिकेट आया? नहीं, रिवाइज सर्टिफिकेट इसमें आने का वेट नहीं किया जाएगा। जिस दिन आपने चेंज के लिए अप्लाई किया उसी दिन समझ लिया जाएगा आपको इजाजत है। पॉइंट 2, चेंज एज मैन्युफैक्चरर शैल बी अलाउड इफ ऑल द कंडीशंस इन रूल 5 आर। चेंज इन मैन्युफैक्चरर सिर्फ तब अलाउ होगी जब रूल 5 की कंडीशंस फुलफिल हो। इस बात का मतलब लिखें, अगर आप होलसेलर हैं और आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप होलसेलर हैं और आप मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, अगर आप होलसेलर हैं और आप मैन्युफैक्चरर बन गए हैं तो आपको रूल 5 के तहत मशीन की तस्वीर भेजनी पड़ेगी। तो अब आपको रूल 5 के तहत मशीन की तस्वीर भेजनी पड़ेगी। देखिए हो सकते हैं बाकी चीजें आपकी सेम हो। देखें इधर बैंक अकाउंट आपका सेम हो, ये सवाल याद है ना पिछला, और आपके बिजली गैस के मीटर भी वही हो, आपकी ब्रांचेस भी वही हो, बिजनेस प्रेमिसेस हेड ऑफिस भी वही हो, सिर्फ आपने एक फैक्ट्री बना ली हो, तो फिर मशीन की तस्वीर भेज दें। क्लियर? चलें जी न्यूमेरिकल करें। पेज नंबर 490, कौन सा 2 कर लिया था ना? 2 तो हो गया था, 3 करना है। पेज 490 पे आ जाएं। हो गया भाई 2 भाई, पेज 490 पे 3 कर लें। आज हम मुलाकात करेंगे। मुलाकात एसोसिएट्स इज एन एओपी। मुलाकात एसोसिएट एक एओपी है अंडर सेल्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ये पेज हमें भी नहीं मिलता था, टीचर जब हमारे चले जाते थे फिर पेज मिलता था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इमेज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2016। तो आप इंक्लूड का लफ्ज ढूंढ लें नीचे जाके सवालों में, तो फिर उसके बाद मैं शुरू कराता हूं। इंक्लूड का लफ्ज ढूंढ लें, ये पकड़ो यार, खुद रख दो। जी मोहतरम, पूरे सवाल में आपको इंक्लूड का लफ्ज सिर्फ कहां मिला है? बस पॉइंट 1 में। नहीं, वो नीचे इंक्लूसिव लिखा हुआ है, वो इंक्लूड नहीं लिखा हुआ। अच्छा, और इसका मतलब है ये मसला किसमें है? टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, इसमें मसला है। इस फिगर को हम अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, बाकी ये सारी फिगर्स को बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। शुरू करेंगे। सेल, ये कौन सी सेल है? 0 रेट। वजह? ऑस्लो पाकिस्तान से बाहर है, जहाज पे भेज दी वजह नहीं है, ऑस्लो पाकिस्तान से बाहर है और फ्यूल रास्ते में कंज्यूम हो जाना है। ये 2 शर्तें पाई जानी थी कि फ्लाइट पाकिस्तान से बाहर जा रही हो और जो चीज है रास्ते में कंज्यूम हो रही हो। सेक्शन 4 था ये, सेक्शन 4, जिसमें हमने 0 रेटिंग की एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो ये सेल कौन सी हो जाएगी जी? 0 रेट। सेल टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड कस्टमर, रजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेची हैं। सेल टू रजिस्टर्ड इधर आ जाएगी ना, सेल टू रजिस्टर्ड, और ये सेल टू रजिस्टर्ड बंदों में कंपनीज को भी चीजें बेची हैं और इंडिविजुअल एओपीज को भी चीजें बेची हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्सेबल गुड सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर।
तो इस पर हम 17% लगाएंगे, इस पर हम 17 जमा 3 लगाएंगे। चलें जी शुरू। वर्किंग 1 इनपुट टैक्स, वर्किंग 2 अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट, तोड़ो तोड़ो। वर्किंग 2 में आके तोड़ा जाता है ना, किसको तोड़ा जाता है? काले को भी तोड़ा जाता है और लाल को भी तोड़ा जाता है। लाइनें कितनी छोड़नी है? भाई ने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है, पूरी क्लास खामोश थी, एकदम एक बच्चा बोला सर लाइनें कितनी छोड़नी है। सर ने उस बच्चे की तरफ देखा, आंखों में डाल के घूरा और सर ने कहा बेटा इधर 5 लाइनें छोड़ दो, इधर 3-4 छोड़ दो और इधर तनी जगह, और कहानी खत्म हुई। अच्छा 0 रेट सेल बोलने कितनी है? 500 है, मैं बता देता हूं, आप लोगों ने बस आ जाया करें। नहीं आपका आ जाने की बड़ी बात है, ये मेरे लिए सादत की बात है। 0 सेल 5 लाख, इसे तेज से नोट किया करें। कुछ लोग सेट होते होते 2-3 मिनट लगा देते हैं, इन्हीं के पेपर में फर्क पड़ जाते हैं उन लोगों से, और कुछ लोग मेरे साथ नोट करके भी फारग हैं और कुछ बिल्कुल ही फारग बैठे। अच्छा चलें आगे। टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड एंड टैक्सेबल सेल टू, घर में कोई हल्की फुल्की रोक टोक कोई करता रहते हैं, हल्की थोड़ी बहुत, क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो घर में होना चाहिए कोई ऐसा खुला माहौल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आजकल तो वो स्लाइड्स एक चैलेंज फेस कर रहे होंगे कि घर वालों कहते होंगे ओहो मैं तो पूरा दिन फोन पे नजर नहीं पड़ी, मैं तो इतना मसरूफ था पढ़ाई में, मुझे तो पता नहीं चला आपकी कॉलें आ रही थी। इस तरह का आजकल चैलेंज फेस कर रहे हैं ये होस्ट स्लाइड्स, और ये चैलेंज वाले ये बहुत आगे निकल जाएंगे। अच्छा जी, तो टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स 590, भाई तो किस इलाके से आया है? हाँ तो आपकी सामान्य उम्री में लिखा जाएगा कि आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर तशरीफ लाए थे। अच्छा जी, सेल टू रजिस्टर्ड। अच्छा कुछ लोगों को खुद पसंदी की बीमारी होती है, अपनी जिंदगी में ही अपनी सामान्य लिखवाने लग जाते हैं लोगों से, ये खतरनाक बात है। मरने से पहले ना लिखवाइएगा, हाँ मरने के बाद लोग आप पे लिखें तो वो फिर आपकी बुजुर्गी है। सेल टू अनरजिस्टर्ड, आजकल वैसे मरने से पहले लोग लिखवाना शुरू कर देते हैं। 375 सेल टू अनरजिस्टर्ड। हाँ नहीं हाँ। अच्छा जी, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 650, ये परचेज 17% वाली है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, इसे इग्नोर करना है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी परचेज पे कितना लगाने? 17%। क्लियर? ओके भाई दोनों क्लास में जरा माइक ऑन करें अब्दुल्ला, माइक ऑन करते हैं अब्दुल्ला जी, उस क्लास में भी माइक ऑन कर दें। अच्छा भी मेरा सवाल है तीनों क्लासों से एक, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की परचेज पर 17% लगाने की जो, सॉरी मुतवज्जे हो गए, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की परचेज पर 17% लगाने की इजाजत है, इसके लिए क्या कंडीशन पूरी होना जरूरी है? माइक दें उधर, हाथ खड़ा करें उधर जी, हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने। सर बिल होना चाहिए इसके लिए, रेट बिल होगा, क्या होगा? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। ये दूसरी क्लासेस से नहीं पूछा था तूने? पेज नंबर 457, 100 रुपया दे दें भाई इनको। पेज 457, अगर नहीं है तो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन कर लें। पेज 457, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, एक रजिस्टर्ड बंदे को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है जब तक के इंपोर्टेड इंजन के केस में वो गुड डिक्लेरेशन ना दिखा दे, और टायर परचेज करने के केस में वो टायर का बिल ना दिखा दे, और ऑक्शन के परचेज के अंदर वो ट्रेजरी चालान ना दिखा दे। तो आपके हाथों में, ये तो वैसे ही एक बीच में बात आ गई, आपने इंपोर्ट पे 17 लगा देना था, ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपके न्यूमेरिकल के सोल्यूशन पे इंपैक्ट पड़ना था। तो मैं वैसे ही देख रहा था कि कल जो मैंने पढ़ाया वो आप पढ़े हैं या मैं ही जाके दोबारा पढ़ा हूं उसे। तो चलें छोड़ें इंपोर्ट की परचेज, छोड़ें, हम इन चीजों में नहीं पढ़ते, चलें 17% लगाएं, खत्म करें। तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज में डालें, तो ये तीनों चीजें उठाएं और परचेज में डालते हैं। भाई इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं इसी क्लास में आपको देखने आऊं जिन्होंने 100 रुपये मिले। परचेज रजिस्टर्ड सप्लायर जी,
मैं देख लेता हूँ, रिलैक्स यार, रिलैक्स आप लोग प्लीज, ऐसे होम डेप्रिशिएट कर जाते हैं। आगे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इतनी तो हमारे घर वाले नहीं करते हो, ऑफ रुपीज 150, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बस मैं देख रहा हूं, ठीक है आप अपना काम करें, मैं अपना। 280 इंटू 17%। अब्दुल्ला कैलकुलेशन करके बताओ क्या जवाब आ रहा है? 48। चलें जी, नोट कर लें। इकट्ठे चलेंगे उस क्लास में, फिजिकल वाले बच्चे पकड़ने, रैकी करेंगे इधर, फिर दो चार दोस्त ले जाएंगे, आपके दोस्तों को जाके डिटेक्टिव तरीके से पकड़ पकड़ के लाएंगे। ओके अब्दुल्ला, रूम को अंदर से लॉक कर दें। अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे ये बताएं, पहले एडजस्टमेंट पढ़ें, बाकी मैं सोचने तो दिया कर, इतनी ज्यादा बिजी हुई है। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रिसर्च सप्लायर इंक्लूड फर्नीचर ऑफ 45,000 विच वाज एक्वायर्ड फॉर यूज इन द ऑफिस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। जो मार्केटिंग मैनेजर के ऑफिस के अंदर यूज होना है, ये फर्नीचर के साथ लिखें, इट इज अ फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट, फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट, इट इज फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट, नॉट अ मशीन, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। मशीन वगैरह जो प्लांट होते हैं ना, उनकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है, फर्नीचर की परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है। तो ये फर्नीचर मार्केटिंग मैनेजर के ऑफिस में रखा हुआ है ना, तो ऑफिस मैनेजर ऑफिस, ये जो मार्केटिंग मैनेजर है इस पे बैठेगा ताकि वो कुर्सी बैठ जाए, तो ये बस इसलिए है, उससे मशीन से चीजें तो नहीं बन रही है। -45 या ना बस बहुत बोल रहे हो। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को इज्जत दें, वैसे जहां आप बैठते हैं ना वो फॉर्म बैठ ही गया हुआ, जरा देखें। नहीं अच्छा, वो कह रहे नहीं फॉर्म की क्वालिटी हल्की है। अच्छा अच्छा, हल्का सा है। चलें आगे। पॉइंट 2, लॉ की प्रोविजन बता दें। अब्दुल्ला माइक ऑन कर दें, दूसरी क्लास में जो भाई बैठे हैं हाइब्रिड में, वो भी माइक ऑन कर दें, हाथ खड़ा करके लॉ की प्रोविजन बता दें। अब्दुल्ला माइक पकड़ा दें जो कोई बताना चाह रहा है। इस हाइब्रिड में कोई है, दूसरी में, ऑनलाइन में कोई बच्चा बताना पसंद करे? अच्छा चलें ठीक है। तो अब्दुल्ला मुझे 100 रुपया दे दें, मेरे लिए 100 रुपया लाएं प्रिंसिपल साहब से। सेक्शन 8 का देख लें जी, पॉइंट नंबर हमने पढ़ा था जी, गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जो जाती इस्तेमाल के लिए चीजें ली हैं। भाई अब नहीं आप ले जाओ, आप टाइम नहीं रहा। गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन के लिए हमने चीजें ली हैं। तो ये आपने MA परचेज्ड सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगला ऑफ पार्टनर, पार्टनर के घर का बंगला बन रहा है, उसके लिए सीमेंट खरीदे, तो इस परचेज को हम डेड कर देंगे। नोट कर लें, ये हाईलाइट कर लें जो मैंने किया, ये उसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको बस डैश डाल के इग्नोर कर देंगे, ये उसमें इंक्लूड नहीं है, माइनस नहीं करेंगे। वैसे आई गया तो कामयाब हो गया रिटेल प्राइस वाले चक्कर में आए, वो तो उसने तो सिर्फ आपको ले गया जहां आप जा रहे थे। 150 को 500 से ज़रब देके फिगरें निकाल रहे होंगे, इधर 17 लगे होंगे पेपर में। तो बताएं भाई, ये माना कि थर्ड शेड्यूल के आइटम है, लेकिन ये तो बिजनेस की परचेज ही नहीं है ना। मुझे भी पता है कि थर्ड शेड्यूल के आइटम्स में रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स लगता है, क्योंकि उनके डब्बे के ऊपर प्राइस लिखी होती है, लेकिन सवाल ही कुछ और था। सवाल बेचारे वाले बनाने वाले का सवाल क्या था कि सीमेंट कहाँ यूज हो रहा है, मैनेजिंग पार्टनर का बंगला बन रहा है, तो पार्टनर के बंगले का जो सीमेंट है वो बिजनेस की परचेज है या नॉन जेन्युइन परचेज। बस इसको इग्नोर करते हैं, बस पॉइंट को। परचेज ऑफ सीमेंट फॉर पर्सनल यूज डैश, निकालना नहीं इसको, ये परचेज में पड़ा नहीं हुआ कि निकालें। अब अगर पड़ा नहीं हुआ तो फिर यही तरीका सोचने का कि डालना चाहिए परचेज में या नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए।
जी अगला पॉइंट। एडवांस है 2,68,000 का, जो कि नोमी को दिया हमने, वो चाचे का पुत्र है हमारा, फॉर द परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल हम खरीद रहे हैं, जाहिर बात है बिजनेस में चीज़ें पैक करनी पड़ती हैं, पैकिंग मटेरियल हम खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमने एडवांस में पैसे दे दिए हैं। तो जब तक चीज़ें डिलीवर नहीं हो जाएंगी ना, तब तक इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में पड़ा था कि डिलीवरी का इंतजार किया जाएगा। तो इसको पहले एक और तरीके से समझें, फिर मैं इस तरह दूसरी तरफ आता हूँ। अगर जनवरी में सर आसिफ ने पैसे एडवांस में दिए और होंडा ने गाड़ी सेल की फरवरी में, तो होंडा सेल कब बुक करेगी? फरवरी में। एक और मिसाल, अगर जनवरी में जनरल टायर ने जो है वो पैसे ले लिया होंडा से एडवांस, यानी अब होंडा पे कर रहा है एडवांस, तो होंडा ने एडवांस पे कर दिया जनरल टायर को, लेकिन टायर खरीदे होंडा ने जाके फरवरी में, जनवरी में पैसे दे दिए थे, तो परचेज कब बुक करेगा होंडा इन टायरों की? जनवरी में या फरवरी में? तो चाहे परचेज हो या सेल हो, किस टाइम बुक होती है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब चीजें डिलीवर हो उस टाइम बुक होती है। तो इसलिए लिख लें गुड्स नॉट रिसीव्ड, चीजें रिसीव नहीं हुई। क्या करेंगे वो अभी शायद मैं करने वाला हूं, पहले आपको बता दूं क्या करें। अच्छा हाँ लिख के इग्नोर कर देंगे बड़ा। हाँ नहीं वो भी डिलीवरी का वेट करेगी। हाँ सेल तो तभी बुक होती है ना जब डिलीवर हो चीजें, और परचेज भी कब बुक होती है? जब चीजें रिसीव हो। वो तो अलग एक अजीब सी बात थी। एडवांस पेड कितने का? इसको परचेज में ना डालें क्योंकि चीजें नहीं आई ना। सेल चीजें डिलीवर होने पे बुक होती हैं, परचेज चीजें रिसीव होने पे। एमए ने बेचा है 52,000 की गुड्स टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स। सेल है परचेज है? सेल है। बस ये चैलेंज होता है बस जिसमें पहचानना होता है सेल है या परचेज है। ऑन 2 महीने का क्रेडिट, 2 महीने के आधार पे चीजें बेची हैं। इस वजह से ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह उसने मांगा है, कुछ 4% इंटरेस्ट मांगा है लेट पेमेंट पे। तो आप पता नहीं 52,000 में इंटरेस्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, ये जरा सोचना पड़ेगा सवाल पढ़ के। द अमाउंट इज द से मिलाते द अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ, इस अमाउंट नहीं, ज्यादा दा नहीं लगाना हाइब्रिड वालों ने प्लीज, द नहीं दा। द अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ 4% मार्कअप। अगर आपने आप किसी और तरीके से समझना है तो मुझे बता दें, वरना बस अगर ये समझ आ रही है तो काफी है, बस फिर ये इसके साथ कर देंगे। क्योंकि एक बार याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट किसी चीज में पड़ा होता है तो इंटरेस्ट पे सेल्स टैक्स नहीं लगता, यानी 4% निकालने की जरूरत नहीं है पेपर में। तो वीओएस इस तरह करके आ जाएगी जरा, तो इट इंक्लूड इंटरेस्ट, इसका मतलब ये फिगर 104 पे पड़ी हुई है। सेल टू कस्टमर जी, कस्टमर, अच्छा 52 इंटू डिवाइड करें 104 से, ये 104 पे पड़ी है, इसका 100 दे दो 50। ओके चलें। जी अगला पॉइंट बता दें क्या करना है इसमें। और भाईजान अगला तुसी अगला दस रहे हो, MA distributed free samples of one of its new detergent Zeta among corporate clients. The value of these samples amounted to 65. सैंपल बेचे हैं या खरीदे हैं? बेचे हैं। बेचे भी नहीं बल्कि बांट दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाते तो बेचे जाते। सप्लाई के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था गिफ्ट के तौर पे चीजों का देना भी सेल है। सैंपल्स गिवन जी, सप्लाई की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था 65। ओके चलें जी, अब इस पे लगा दें 17%। बस 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 चुप चुप ना चुप जी। 151 जी
1080। काली लाल है या सिर्फ काली है? 15। बस बाकी फेस खुद ही बना लीजिएगा घर में। अच्छा जी, एक दो जरा डायग्राम्स हैं मैं आपके सामने खोलने लगा हूँ। उन डायग्राम्स में आपने बताने कि इस तस्वीर में मुसव्विर कि बैक एंड पे क्या थीम थी जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंच गया कि उसको तस्वीर का शक्ल देनी पड़ी। ये पहचान लेंगे? खोलूं तस्वीर? पेज 459 पे आ जाए। दोनों चैप्टर हम साथ साथ चला रहे हैं, आपको पता है। पेज 459 पे जी भाईजान, इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से हाथ खड़ा करके बता दें। अच्छी तरह देख लें तस्वीर को। पेज 459। ठीक है, और जी और तो भाईजान इसमें शायर ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज प्लांट। इस पे इनपुट अलाउ होगा, बस शायर ने ये कहना था। तो यही बात जो हमने पिछली क्लास में की थी। तो दोनों चैप्टर जरा साथ साथ चला रहे हैं, आपको पता है। एक्स मीन्स इनपुट इज। अच्छा जी, डॉलेंस वाले अगर फैक्ट्री बनाएं तो फैक्ट्री में जो मशीन है इसकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है? एसी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जालियां पड़ी हुई है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ये चीजें पड़ी हुई हैं, इसकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है? बिल्कुल, ये तो रॉ मटेरियल है ना, ये तो मेन चीज है। इंजन वगैरह मंगवा लिया होंडा ने जैसे, और ये तो रॉ मटेरियल, इस पे तो इनपुट अलाउ होगा। लेकिन अगर डॉलेंस वालों ने बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया, यानी ईंटें इस्तेमाल की या वायर्स इस्तेमाल की, वायर्स एंड केबल्स। अभी जो बल्ब लगे हुए हैं, जरा हाइब्रिड वाले ऐसे ऊपर देखें मेरी तरह, ऐसे बस। ये जो बल्ब लगे हुए हैं तो पीछे तारें भी तो लगी होंगी, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही। ये वायर्स और केबल्स और पेंट। पेंट को अगर आप इधर खुरचें तो आपका नाखून चिरचिर करेगा, पेंट शायद मुश्किल से खुरचा जाए। तो ये ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे भी फील हो रहा था ऐसे, मैंने तो नहीं किया। अच्छा, तो पेंट को ये जो पेंट है, ये वाला पेंट, ये जो पेंट है, तो ये पेंट है। अब वो कह रहे आखिरी वाले पे सर्कल नहीं लगाया, ये ले टाइम लाया। अच्छा, तो ये जो पेंट है, ये पेंट मशीन है या ये पेंट है? ये तो पेंट है। तो ये तो फैक्ट्री की दीवारों के ऊपर लग गया। इस परचेज को आप डेट कर देंगे, इस पर 17 लगाने की इजाजत। तो ईंट, बजरी, सीमेंट, वायर्स, केबल्स, पेंट और दीवार के साथ लगा हुआ सारा मटेरियल, इसकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये मशीन नहीं है। और किसकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है? मशीन की। ओके, अच्छा जी, ये कौन है? बबलू नहीं, अनारकली। अनारकली, अनारकली वैसे गुथन गुथन ही होगी मजदूरों के साथ जब वो चुन रहे होंगे दीवार में। बादशाह सलामत खड़े थे, इतना भी क्या खौफ था, जान जा रही थी तो उधर लड़के मर जाती दीवार के अंदर जो मरना था। चलो आगे चलें, पता नहीं क्या कहानी है भी या नहीं। अनारकली से कभी जिंदगी में मिले तो पूछेंगे। वो तो हमारी परदादी से भी को पुराने के जमाने की लग रही है शायद। पे कंफर्म कर लेते हैं, मुगलिया खानदान से आप खड़े हो जाओ। अच्छा, पेज 458। अच्छा, दीवार तोड़ देते हैं। नहीं यार, इतना पंगा ना लो। ये तो अभी तक नवाज शरीफ और इमरान खान ने ट्राई किया दीवार तोड़ के, देखें। तो पॉइंट एच में आ जाए जी, पिछले सफे पे। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। फील कीजिएगा, साई की तरफ देखना आपने। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल, गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके ओके, ट्राई जी, ट्राई करें, अंग्रेजों की भी बस हो जाए। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और परमानेंटली अटैच्ड टू इमूवेबल। अनारकली के कपड़े नहीं,
और परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद है पेंट, परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने कहा मसलन क्या क्या, हमारे जहन में तो सिर्फ नारकली आ रही है, वो कहते हैं बाहर आ इधर। मसलन सच एज बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट, इलेक्ट्रिकल्स, पाइपें, वायरें, केबलें। कहते हैं ये जो तुम चीजें इस्तेमाल कर रहे हो दीवारों के अंदर ही अंदर, तो इनकी परचेज पे मैं तुम्हें 17 लगाने नहीं दूंगा। बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बट एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है? इनकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है। बट एक्सक्लूडिंग का मतलब ये है, अब जो चीजें 3 अगली आ रही है ना, तो इन पे इनपुट अलाउ है, यहां अलाउ है इनपुट, यहां परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है। वो कौन सी चीजें हैं? उसके लिए अगेन हम अगले सफे पे आते हैं, देखते हैं कि शायर ने अगले शेर में क्या कहा है। पॉइंट 2। हाँ, आप लोग तो अपने से शेर बनाते थे, किसी शायर ने क्या खूब कहा और 2-3 शेर एक समय में लिख देते थे। अच्छा करते थे, हम भी शायद ऐसे ही करते थे। टीचर फिर पूछती थी, बताते थे हम शायर हैं और क्या। अगर पढ़े अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तारें, पाइपें, पेंट इसलिए हैं कि वो आगे बेचने हैं, दीवार में यूज नहीं करने, आगे बेचने हैं, फिर तो हम ट्रेडर हो गए उसके। यानी उनकी दुकान है, उनको बना के, उनको खरीद के बेचने की दुकान है पेंट की। तो परचेज पर इनपुट क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। तो इसकी मुश्किल सी इंग्लिश है, वैसे नहीं आसान सी है। गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल। अगर आपने ये तारें खरीदी हैं फॉर सेल, फॉर आइन नहीं, फॉर अनारकली के साथ साथ नहीं, फॉर आइन नहीं, फॉर सेल, फिर कोई मसला नहीं, फिर खैर है, आप इनपुट लगा लें, कोई मसला नहीं। और अगली बात, डायरेक्ट यूज इन प्रोड्यूसिंग टैक्सेबल गुड्स। अगर ये तारों का डब्बा पड़ा है, पंखे डॉलर से पंखे बनाने हैं, चिप्पे, अगर ये तारों का डब्बा पड़ा है और इस तारों को एसी के आइन डाल के आपने एसी बनाना है, फिर कोई मसला नहीं। अगर बिल्डिंग के आइन, तू तो सैडते हो, अगर बिल्डिंग के अंदर डालें फिर मसला है तारों को, लेकिन अगर जो एसी बनाने और उसके आइन डालें तो कोई मसला ना है। फिर तो रॉ मटेरियल हो गया ना आपका, फिर तो रॉ मटेरियल हो गया, गाली मुक गई भाई ने कहा, फिर तो गाली मुक गई। चलें जी, तो ये 2 बातें, अगर तारें, पाइपें, पेंट इसलिए लिया कि एसी जो बनाकर बेचना है उसमें लगाएंगे तो इनपुट माइनस करने की इजाजत है। चलें जी, 2 चीजें बता दें कौन कौन सी एक्सेप्शन में चलेगी। अगर आपने तारें दीवार के अंदर चुन दी तो फिर इनपुट अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने तारें का गुच्छा बेचना है तो आपकी परचेज जेन्युइन है, और अगर आपने तारों का गुच्छा एसी में लगा के एसी बेचने हैं तो भी अलाउ है, कोई मसला। पढ़ें, गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल, गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल, जिसकी उर्दू हमने यहां कर दी, गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल की, ये काफी लंबी सी उर्दू कर दी। एंड गुड्स एक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, गुड्स एक्वायर्ड, तारें खरीदी ताकि एसी बनाकर बेचें, तो फिर इनपुट अलाउ है, कोई मसला नहीं, फिर तो वो रॉ मटेरियल टाइप चीज है। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स। जैसे अक्सर आपको सड़क पे जाते नजर आता होगा तैयार कफन, यानी वो कपड़ा काटना नहीं पड़ता, बस अपना साइज आपको दिखाना है, तो जाते हुए ले जाइए, किसी दिन अपने घर में रख लीजिएगा। ब्रांडेड कपड़ों के साथ रखिएगा जरा, कि ये भी जरा मैंने किसी दिन जो है ना, ये परमानेंटली अटैच हो जाना मेरे साथ। अच्छा, तो इसी तरह तैयार छतें भी होती हैं, हम किसी और तरफ आ रहे थे। इसी तरह तैयार छतें ये होती हैं कि आपके स्लैब से बने होते हैं, उनको आप खरीद के लगा देते हैं छत के ऊपर, लेकिन इसमें अगेन छत उस बंदे की बात नहीं होने लगी जिसने यूज किया है इसको, जिसने बिल्डिंग में डाला, उसकी बात नहीं होने लगी। जिस बंदे का तैयार छतों का कारोबार है, तो वो तो तैयार छतें सेल परचेज कर रहा होगा, तो वो एज अ स्टॉक लेगा या वो आइन इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज करेगा, उसके लिए तो फिर अलाउ है, उसके लिए कोई मसला नहीं। तो इधर आगे लिखें, तैयार छतें खरीद के बेच रहे हैं, तैयार छतें खरीद के बेच रहे हैं, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स का मतलब लिखें, तैयार छतें खरीद के बेच रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने पे टैक्स नहीं होगा ना, तैयार छतें खरीद के बेच रहे हैं, तो ये जो तैयार छतें खरीद के बेच रहा है बंदा, इसको परचेज, इसकी जेन्युइन है, इसकी परचेज पे 17% लगाने की इजाजत है। ओके, अगली तस्वीर में देखें शायर क्या कहना चाह रहे हैं। ये अब हम डॉलेंस के एडमिन ऑफिस में आ गए हैं, समझ लें, एडमिन ऑफिस लिखा हुआ ऊपर। फैक्ट्री से तो निकल आए आप बाहर,
अब हम उनके एडमिन ऑफिस में आ गए हैं जहां अकाउंटेंट बैठा हुआ है, सेल्स स्टाफ बैठा हुआ है। तो क्या पता चला जी इस डब्बे को देख के आपको? बस एक बात पता चली, दीज आर फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट। तो मुझे तो ये पता चला है, दीज आर फिक्स्ड एसेट नॉट अ, बात तो सारी हमने पिछली क्लास में कर ली हुई है, अब ये तमहीद ही बांध रहा है लॉ में बार बार चीजें बता के। तो फैक्ट्री के अंदर आप सॉरी एडमिन ऑफिस में पंखे लगाएंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ियां लेके देगा, गीजर होगा, ओवन होगा, जनरेटर होगा, फर्नीचर होगा, ये चीजें प्लांट टाइप चीज नहीं है, इन सब की परचेज हमारी डेड हो जाएगी। इन सब फैक्ट्री के अंदर अगर जनरेटर यूज हो रहा है तो वो जनरेटर नहीं, वो प्लांट होना चाहिए बस। अगर प्लांट है तो फिर अलाउ है, जनरेटर भी तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो फिर तो खींचतान की बिल्डिंग भी प्लांट को पावर ही दे रही है, प्लांट सड़क पे नहीं रखा जाता, बिल्डिंग ऊपर बनानी पड़ती है। फिर तो सारी चीजें खींचतान के, तो फिर ये पूरा दफ्तर भी इसलिए बना रहे ताकि वो चीजें बने। अच्छा, बाकी डिस्कशन के लिए क्लास के बाद ना आना। हाउएवर, हाँ पूछ। हाँ हाँ नीचे भी लिखा है सर अलाउ इनपुट है सर। हाँ। 2 बार लिखा है तो समझ नहीं आया, मतलब दोनों पर अलाउ। ये जो पहले वाला था वो ये था कि आपने जो है वो कारोबार शुरू कर दिया उन चीजों का, सही है, कि तारें खरीद के बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है, तो फिर आपकी परचेज जेन्युइन है। सही है। और अगर आप तारें खरीद कर एसी में डाल के बेचेंगे तो भी आपकी परचेज अलाउ है। ये दोनों में ये फर्क है, एक में तारें खरीदने के लिए बेची हैं, एक में तारें खरीद कर एसी में डालकर एसी बेचने के लिए खरीदी हैं, तब भी अलाउ है। तुझे मौका अच्छा मिला, तूने कहा मोबाइल पे मोबाइलिंग कर लो। लेकिन अगर किसी बंदे का कारोबार है फर्नीचर का, जनरेटर का, ओवन का, तो उसके लिए क्या होगा? ये इनपुट अलाउ हो जाएगा, परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। अगर डॉलेंस वाले एज फिक्स एसेट खरीदे हैं इसको, फिर इनका इनपुट अलाउ नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा स्टॉक खरीदे, यानी खरीद के बेचने का कारोबार हो, तो फिर इनपुट। हाउएवर इफ अबव आइटम्स आर नॉट यूज्ड इन ऑफिस रादर दे आर बॉट फॉर, देन इनका इनपुट माइनस करने की इजाजत है। और आपने देखा होगा हम न्यूमेरिकल्स में पॉइंट आई और जे बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, एच और आई बार बार कभी फर्नीचर खरीद रहे हैं, कभी कैटल्स खरीद रहे थे पिछली क्लास के अंदर, ये दोनों पॉइंट्स न्यूमेरिकल में बहुत टेस्ट हो रहे हैं। तो अब आप बता दें जी, लेकिन हमने तो इसका सादा झटका तरीका लगा लिया हुआ है कि मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, दो चीजों की परचेज पे 17 लगाने, बाकी चीजों की परचेज पे 17% नहीं लगाना अगर वो फिक्स्ड एसेट्स हैं। जी भाई जी, वो तो सेल की डेफिनेशन है ना, सेल में कर देगा तो सेल हो जाएगा। हाँ सेल में चला जाएगा बस। व्हीकल्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ियां दी हुई हैं, अभी हम देख के आए हैं नीचे। व्हीकल्स स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट को ब्रैकेट में ले लें। जाहिर बात है व्हीकल अगर डॉलेंस वालों के पास कोई है तो बाद में उस व्हीकल का टायर भी नया लगवाना पड़ सकता है, तो पार्ट ऑफ व्हीकल्स ने वैसे ही बीच में लिख दिया तमहीद बांधने के लिए। व्हीकल, इलेक्ट्रिकल, गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारी चीजें। व्हीकल, अप्लायंसेस, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारी चीजें, इनकी परचेज पे क्या लगाने की इजाजत नहीं है, एक्सेप्ट दो चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और एक्सेप्ट गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल। एक्सेप्ट गुड्स एक्वायर्ड फॉर, अगर आपने इलेक्ट्रिकल और गैस अप्लायंसेस इसलिए खरीदी हैं कि आपने आगे बेचनी है, फिर अलाउ है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल और गैस अप्लायंसेस को लगाया हुआ है अपनी एडमिन ऑफिस के अंदर ताकि हीटर को, गीजर को यूज करें गर्म पानी, तो फिर आपको ये अलाउ नहीं हो सकता क्योंकि आपका बेचने का कारोबार नहीं है। तो ये जी दो पॉइंट है, इनको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पॉइंट जे भी पढ़ा हुआ है पहले, पॉइंट जे मैंने आपको बताया था। सर्विसेज तो बहुत ज्यादा है ना, परचेज ऑफ फ्रेंचाइज सर्विस, परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विस, परचेज ऑफ लॉ सर्विस। इसमें ये मैंने रूल बताया था कि अगर सवाल खामोश हो तो परचेज ऑफ सर्विस पे 17 पेपर में लगा दीजिएगा, लेकिन अगर सवाल ये कहे कि परचेज पे 17 नहीं लगाना है सर्विस की, तो ना लगाइएगा। अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसकी परचेज पे 17 नहीं लग सकता? कहते वो नहीं आपके सिलेबस में, कहते बस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट एडजस्टमेंट इज रोक, ऐसी सर्विसेज जिनका इनपुट रोक दिया गया है अंडर द सूबे का लॉ। हमने कहा सूबे के लॉ जाके खोल के देखे हम, कहते वो रहने दो, वो छोड़ो पर बस। तो सूबे के लॉज में भी ऐसा कोई सेक्शन बना होगा, उनमें जाके देख लो कौन सी सर्विसेज के परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है और कौन सी पे नहीं है। ओके, एक अफसोस की बात है, एग्रीकल्चर मशीन की परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है, यानी एग्रीकल्चर मशीन का इनपुट डेड हो जाएगा। एग्रीकल्चर मशीन का इनपुट डेड हो जाएगा। एग्रीकल्चर वाले को वैसे बड़े फायदे मिले हुए हैं, उसके से इनकम टैक्स भी उसका माफ है। एग्रीकल्चरल मशीन वाले का इनपुट डेड हो जाएगा। इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीन और इक्विपमेंट, आगे तो उसने ऐसे ही लिखा हुआ है। उसने कहा वैसे ही मेरे दिल में एक बात आ रही थी आपको बता दूं, वैसे तो आप सीए कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं फिलहाल आपको जानना, भी आपने तो आईके में पेपर ही देना बस जाके, कि मैंने जो एग्रीकल्चर वाले ना, ये लोग जब प्लांट वगैरह मंगवाते हैं तो इनके लिए रेट मैंने सिर्फ 7% रखा हुआ है। ये कहते हैं मैं आपको वैसे ही बता दूं, जरा रेट इनके लिए आजकल 17% नहीं है, 7% है। यानी अगर 2 लाख का प्लांट मंगवाएंगे
तो 2 लाख पर 7% से 14,000 देते हैं। आमतौर पर तो लोग 34,000 देते हैं, लेकिन ये लोग 14,000 देते हैं। लेकिन अगली बात याद रखें, वो 14,000 हो डेड जाने, ये बात याद रखिएगा, इनपुट इनका डेड हो जाएगा। इनके लिए सेल्स टैक्स का रेट कितने, 7%। अब रेट चाहे 7 है, चाहे 10 है, चाहे 17 है, वो बात अलग है। सवाल अगला मेरा क्या है कि ये इनपुट डेड है या अलाउ है, डेड है। तो ये छोटी सी बात आ रही है, तो आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगला ब्रैकेट में लिख के वो भी याद करनी है। हा इंपोर्ट ऑफ मशीन, इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इतनी सी बात है बस। हाँ, रेट आजकल इस पे कितने परसेंट है, 7%। जी ओके, पॉइंट नंबर एल, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, पिछले सफे पे इसकी उर्दू लिखी हुई है। जो परचेज होंडा ने अपनी रिटर्न में डाली है, अगर वो सेल जनरल टायर अपनी रिटर्न में ना शो करे या होंडा जनरल टायर को टैक्स दे दे और वो आगे गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना कराए, तो होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड, ये देख लें, द इनपुट फॉर सच गुड्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय Honda have not been shown by General Tyre in his return. ये copy paste English. Or he has not paid the tax due indicated in his return. या आपने रिटर्न वाला टैक्स जमा नहीं करवाया, तो या जनरल टायर क्या ना करें, अपनी सेल में ना डाले, या जनरल टायर टैक्स जमा कराए। दोनों सूरतों में होंडा का इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये बात पहले पड़ी हुई है। आखिरी बात सुन लें, इधर ले आओ कैमरा। सेल टू अनरजिस्टर्ड, इधर देखें एक मिनट सारे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेल टू अनरजिस्टर्ड का इनपुट अलाउ होता है या डिसअलाउ, सेल टू अनरजिस्टर्ड बंदे का इनपुट अलाउ होता है या डिसअलाउ, अलाउ होता है। वेल डन, यही मैं सुनना चाह रहा था। ये सेल है रजिस्टर्ड को, ये सेल है, ये टोटल सेल है, ये यहां आ गई। इस फिगर को हम ब्लू डब्बे में ले लेते हैं दोनों को, और ये फिगर को हम ब्लू डब्बे में लेके यहां जाके माइनस कर देते हैं। तो पहली बात याद रखिएगा, सेल टू अनरजिस्टर्ड का इनपुट डेड नहीं होता, क्योंकि होंडा को इतना, वो हुकूमत को इतना गुस्सा नहीं है कि होंडा ने अनरजिस्टर्ड बंदे को गाड़ी बेच दी तो क्या मसला है, इसमें खैर है, कोई मसला नहीं है। बस उसका आपको पता है सेल पे जरा 3% को ज्यादा लगाना होता है, इसलिए अलग रखना होता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल टू रजिस्टर्ड हो या सेल टू, इनका इनपुट माइनस करने की खुली इजाजत है। लेकिन आने वाले दिनों में आप छोटी सी कैटेगरी दो और बनाएंगे, यहां पे 2 कैटेगरीज बना देंगे जहां सेल टू अनरजिस्टर्ड। एक वो जिसका हमने एनआईसी मांगा, एक वो, अभी नोट कुछ ना करें, एक वो जिसका एनआईसी मांगा, एक वो जिसका एनआईसी नहीं मांगा। अब जरा तसल्ली से सुने, अगर आपने सेल की बुरे बंदे को, उसने सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया, आपने कहा फिर अपना एनआईसी बता दो, उसने एनआईसी बता दिया और आपने बिल पे लिख भी दिया, तो फिर ये सेल टू अनरजिस्टर्ड इसी तरह है जिस तरह हम सवाल में कर रहे हैं। लेकिन अगर पेपर में कभी ऐसी लाइन आ गई कि आपने सेल किया अनरजिस्टर्ड बंदे को, क्योंकि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आपने उससे एनआईसी भी नहीं मांगा, अब वो सेल्स टैक्स में भी अनरजिस्टर्ड है और उसका एनआईसी भी हमें आपने नहीं बताया, तो हुकूमत कहेगी तुमने क्या किया, फिर सिर्फ उसके नाम के ऊपर तुमने बिल बना दिया। तो वो जब कह रहा था कि मेरा सेल्स टैक्स नंबर नहीं है तो उसका एनआईसी नंबर पूछ लेते, तो होंडा से गलती होगी, उसने एनआईसी नंबर नहीं पूछा। तो फिर हम ये सेल टू अनरजिस्टर्ड में 2 कैटेगरीज बनाएंगे उससे, और यहां भी फिर शायद कोई नई लाइन आएगी, सेल टू अनरजिस्टर्ड नॉट हैविंग एनआईसी, यहां भी कोई नई लाइन आएगी, तो उस इनपुट को भी हम क्या कर दिया करेंगे, डेड कर दिया करेंगे। चलें छोड़ें, अभी ये बात हाईलाइट कर लें, इसको कल पढ़ते हैं। जितनी सी बात मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये जरा देखें, समझ आ रही है? एक मिनट, हाईलाइट से पहले बताएं, समझ आ रही है बात? इनपुट ऑन गुड्स मेड टू फॉर सेल मेड टू अनरजिस्टर्ड फॉर विच सेल इनवॉइस डू नॉट बियर एनआईसी। चलें हाईलाइट कर लें, कल पढ़ते हैं इसको, ठीक है? ओवर करें। तो कौन कौन से सवाल है होमवर्क में? चैप्टर नंबर क्वेश्चन 9 और 4, चैप्टर नंबर 21 जी। हाँ, 100 वाली मशीन है तो साथ में इंपोर्ट करेंगे आप।